This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. क्राइम के केस आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में टनल रोड C13 के रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ है और बदबू ऐसी खतरनाक है कि वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई ना कोई तो जरूर है। इसलिए उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लेमेंट टाउन के उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रही थी उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी, क्योंकि अगर नॉर्मल दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटती है और घर के अंदर जाती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था कि जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां पर मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष का और दूसरा किसी महिला का है। उन शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो शव पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हों। उनके नाक और गले से काफी खून निकला हुआ था, जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था और सूख कर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उन लाशों पर कीड़े भी रेंग रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसको देखने से लगा कि शायद बच्चे को पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता रही होगी और कहीं ना कहीं ये बच्चा उन्हीं मरने वालों का था। और इसका मतलब था कि जब से उनकी मृत्यु हुई तब से ये बच्चा भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर भी कीड़े रेंग रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाती है। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर दिया था और जब किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी थी। इत्तेफाक से उसी समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसने बताया था उसके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वो लगातार उनको फोन कर रही थी और फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद 13 जून को चिंतित होकर उस महिला को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। उस महिला ने बताया कि वैसे तो उनका घर मूल रूप से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के चहलौली थाना क्षेत्र में था, लेकिन कई दिनों से पति से बात न होने के कारण वो महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सहारनपुर से देहरादून आई थी, क्योंकि उसका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं पर रहता था। इधर काशिफ और अनम की बात करें तो उनके घर में किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था, यानी घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बाहर से बंद किया हुआ होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि वो लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए था। पहले तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुद
की है। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि अगर कोई भी खुद करता है तो वो अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यही चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर 1 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला था। अगर उन्होंने खुद की थी तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था? और अगर ये कत्ल हुआ था तो फिर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया था। लेकिन जब हत्या हुई थी तो जाहिर सी बात है उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखा चिल्लाया भी होगा। तो फिर किसी पड़ोसी ने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी थी? और ना किसी ने वहां पर किसी को आते जाते देखा था। पुलिस के मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई है। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम इस घटना से 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। और फिर 10 जून को वो लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हत्या और खुदकुशी में कंफ्यूज हो रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था, क्योंकि लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता लगाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि मरने वालों के बारे में अब उनसे ही कुछ पता चल सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि काशिफ का घर सहारनपुर में था। साथ ही ये भी पता चला कि सहारनपुर में भी काशिफ की एक और पत्नी है, यानी उसकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम नुसरत था। नुसरत और काशिफ का एक बेटा भी था। अब ये सारी बातें पता चलते ही पुलिस के निशाने पर काशिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। हो सकता था शायद वो अपने पति की दूसरी शादी से खुश ना हो, इसीलिए उसने उनकी हत्या करवा दी हो, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है। और हो सकता था वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे और फिर घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपने पति से दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था, यानी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनकी हर रोज फोन पर भी बात होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से नुसरत 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून पहुंची थी। वहां जाकर उसने क्लेमेंट टाउन थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए थाने में चेक करवाया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नुसरत का फोन भी चेक किया, उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी गई। गहरी छानबीन करने पर पता चला कि नुसरत के सारे बयान सही हैं, यानी पहले भी उसकी अपने पति से हर रोज बात होती थी और उसने अपने पति को फोन न उठाने की वजह से कई बार उसे कॉल भी किया था। काशिफ के पिता मोहसिन का भी यही कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का तो एक बेटा भी है। पति के कत्ल के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वही कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था, वो देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस काशिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, या फिर किसी से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे। उसके ऊपर करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली हो और फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो, लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। और ये भी हो सकता था कि जिनसे उसने कर्ज लिया था उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्ज देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो काशिफ को कत्ल करता तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। और जब पुलिस को सहारनपुर से भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काशिफ और अनम के फोन की सीडीआर निकलवाई। उनकी कॉल डिटेल को भी चेक किया गया, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके फोन में जितने भी नंबर थे वो सभी नंबर उनके जानने वाले लोगों के थे।
इसी दौरान खुशखबरी मिलती है कि मृतकों का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर गया है और अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि ये बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था और बिल्कुल स्वस्थ था। उसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद इसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले इलाके में उस घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उन सभी को खंगालना शुरू करती है। वैसे तो उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक कैमरा मेन रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल ही गया था कि ये कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में ही किए गए हैं। तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसलिए अब पुलिस 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालती है और उन्हें चेक करती है, क्योंकि बच्चा जो कि हॉस्पिटल में था वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। और फिर 23 जून को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के माँ बाप को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने शहबाज के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया था। फिर वहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो शहबाज अभी जेल में है और ये केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।